हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट 1। ये मॉडल सेट 1 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 10 साइंस मॉडल सेट 1। ये मॉडल सेट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, एकदम धाकड़ तरीके से। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ये वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इससे पहले सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। तो ये मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके ये मॉडल सेट बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा 2024-25 का ये मॉडल प्रश्न है। ये मॉडल सेट हमने खुद से बनाया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में MCQ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण द्वारा कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन आकार कैसा है? समान है। तो वस्तु कहाँ पे होगा? सी पे होगा ना। सी पे रहता है तभी क्या रहता है? आकार उसका समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो प्रकाश सबसे तेज गति में जो चलता है वो वायु में। आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है ना, वायु में, निर्वात में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि स्पीड लाइट का कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे स्पीड किस में होता है ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वायु में। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेंस की क्षमता -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता दे दिया गया है -4। डायोप्टर पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ डी का वैल्यू आपको दिया है। डी का वैल्यू कितना दिया? -4। तो यहाँ पे -4 रखेंगे, इधर 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d इज इक्वल टू 1/f। d का वैल्यू दिया है -4, और इधर है 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/4। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा। क्या होगा? 0.25 होगा, मीटर में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? आपका जो राइट आंसर हो गया 0.2 मीटर, माइनस में ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पुतली। उसका कारण क्या है? पुतली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? कितना इजी क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक
प्रतिरोध का SI मात्रक आपका क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका सिंबल ये है, आर रखना है सिंबल भी। नेक्स्ट है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग, तो देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक, वस्त्र निर्माण। तो टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है वो जो बल्ब लगा होता है ना बिजली वाला, उसमें लगा होता है टंगस्टन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का राय निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, ऐसे आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की। देखिए ये रहता है, इधर आपका नॉर्थ पोल, यानी कि इधर आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और इधर हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, फिर दक्षिणी से आता है उत्तरी और फिर ऐसे करके इस टाइप से आपका जो है सो क्या बनता है, इस टाइप से आपका बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए कैसे जा रहा है, नॉर्थ से जा रहा है किधर, साउथ की ओर। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी ध्रुव। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो ऊर्जा का जो परम स्रोत है वो कौन सा है, सौर ऊर्जा। कौन सा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। कौन सा नियम है जिसके कारण हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा नियम है जिससे हम करते हैं। पहला करा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा करा है स्थिर अनुपात का नियम, चौथा करा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन करा है डी ऑप्शन की आधुनिक आवर्त नियम। तो जो रासायनिक समीकरणों को हम जो संतुलित करते हैं वो किस नियम के अनुसार करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि Fe+CuSO4, तो ये क्या बन रहा है, Cu+FeSO4 बन रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे CuSO4 था, लेकिन ये जो Fe है, Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया। Cu को देखिए यहाँ पे साइड कर दिया और ये Fe आके यहाँ पे जुड़ गया SO और FeSO4 बना दिया। तो ये क्या कर रहा है, एक एटम जो ये Fe है ये क्या कर रहा है, दूसरे को हटा दे रहा है और खुद आके जुड़ जा रहा है। यानी हटा रहा है, यानी क्या कर दे रहा है, इसको विस्थापित कर दे रहा है। कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया आपका हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज मॉडल सेट कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहना है। अगला है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगा, जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। H+ की सांद्रता सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो ज्यादा अम्लीय होगा। तो H+ की जो सांद्रता होती है सबसे ज्यादा, वो किसमें होता है, जठर रस में। किसमें होता है, जठर रस में। इसमें H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। करा पदार्थ A, B, C और D का pH मान क्रमशः दे दिया है 5, 8, 10 और 13। तो करा कि उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल कौन सा पदार्थ होगा जिसका pH मान 7 से कम, pH मान 7 से कम वो क्या होता है, अम्ल। और pH मान 7 से ज्यादा तो क्या होता है, क्षार। और यदि pH मान 7 है तो क्या होता है, उदासीन। तो आपको क्या बोला है, अम्ल। तो अम्ल के लिए क्या देखना है, pH मान <7। तो 7 से pH मान छोटा किसमें है, इसमें है, 5 है। तो 5 कौन सा पदार्थ का है, A का है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। किस लवण का उपयोग हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा NaHCO3। NaHCO3 इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में करते हैं इस लवण का उपयोग, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो कौन है, ये Al2O3। ये तो याद रखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करना है आपको, याद कर लेना है। ये Al2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। करेक्ट, कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट मतलब सक्रिय, अक्रिय गैस है ना, उत्कृष्ट का मतलब अक्रिय गैस का। तो देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 281, यानी कितना हो गया 11। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। इस परमाणु नंबर आपको याद रखना है, सोडियम का परमाणु नंबर क्या है 11। तो ये तो मेटल हो गया, सोडियम क्या होता है मेटल हो गया, यानी ये वाला तो नहीं होगा। बी वाला चेक करते हैं 287, यानी कि 17। 17 किसका होता है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, गैस है, लेकिन ये क्रियाशील गैस है। अक्रिय गैस है क्या, नहीं है ये अक्रिय गैस। लेकिन हमको कैसा बोला है, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब अक्रिय, जो क्रियाशील ना हो, तो ये क्रियाशील है क्लोरीन, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है 28। 28 मतलब 10। 10 किसका होता है, नियोन का होता है। 10 किसका होता है, नियोन। और नियोन क्या है, नियोन एक प्रकार का अक्रिय गैस है। कैसा गैस है, अक्रिय, ये क्रियाशील गैस नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है, जो आपका एल्कीन हो गया, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन ये होता है दोनों असंतृप्त ये होता है दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखते हैं, एल्कीन और एल्काइन मिल गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, जबकि एल्केन संतृप्त होता है। तो चेक करते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ कि एल्केन को कैसे पहचानेंगे। तो एल्केन का फार्मूला होता है एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। अगला अल्काइन। अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये आपको तीनों का फॉर्मूला हमने लिख दिया कि एल्केन को कैसे पहचानेंगे, एल्कीन को कैसे पहचानेंगे और एल्काइन को कैसे पहचानेंगे। ये जो फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले से आपको पहचानना है। तो पहला क्या दिया है, CH4। तो CH4 बताइए, एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, जल्दी से बताइए CH4 क्या होगा। तो CH4 में देखिए कार्बन की संख्या 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू रखिए 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 1, 2 और +2 4 होगा ना। यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यानी कि CH4, यानी कि ये क्या है, ये हमारा एल्केन आ गया। एल्केन कैसा है, संतृप्त होता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला बी चेक करते हैं, C2H6। यहाँ पे रख के देखिए, कार्बन की जगह पे 6 और हाइड्रोजन यहाँ n है, इसके भी जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। कार्बन की संख्या 2 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे 2 × 2 4 और इधर 2, कितना हो गया 6। C2H6 ये भी क्या है, एल्केनी है, ये भी क्या है, एल्केनी है, तो ये भी नहीं होगा, असंतृप्त। अगला चेक करते हैं, C2H2। C2H2 किस में जाएगा, कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना दे दिया है, 2। देखिए ये आपका एल्काइन में जाने वाला है, किस में जाने वाला है, एल्काइन में। देख लीजिए कार्बन की संख्या 2, यहाँ पे रखिए n की जगह पे 2,
और यहाँ भी n की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 में घटा देंगे 2, कितना होगा 4 में माइनस करेंगे 2, तो 2, यानी क्या आ रहा है C2H2, C2H2 कौन सा मैच कर गया, एल्काइन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये क्या है, अल्काइन है। तो ये आपको नोट कर लेना, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो भी आपको लिख लेना है कॉपी में, ताकि याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है, HCHO। तो इसमें जो प्रक्रियात्मक समूह है वो आपका देखिए ये है CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। कौन सा प्रक्रियात्मक समूह, ये आपका एल्डिहाइड है। आपको याद रखना है सारे प्रक्रियात्मक समूह किसको, है ना, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह का क्या जो सूत्र होता है, ये आपको मैं PDF भेज दूंगा, आपको देख लेना है। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से आपको ज्वाइन हो जाना है। वहां पे आपको सारी चीज A to Z मटेरियल मिल जाने वाला है एकदम फ्री में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कह रहा है, 20 में देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा, लिथियम के बराबर होगा। तो आपको लिथियम, संयोजी मतलब बाय कक्ष, बाय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो लिथियम पहले आप लोग देखिए कि लिथियम का कितना होता है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए लास्ट में कितना है, 1, जिसके बाह्य कक्ष में 1 होगा वही इसका क्या हो जाएगा, बराबर वाला। तो देखते हैं पोटासियम, देखिए चेक करके आपका हो जाएगा। पोटासियम क्या होता है, के क्या होता है इसका, 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 2, 8, 8, 1। देखिए लिखेंगे 2 और 8 10, 8 और 10 और 8 18, 18 और 1 19, 2, 8, 8, 1। ये किसका है, पोटासियम का। लास्ट में देखिए कितना है, 1 है ना, और यहाँ भी कितना है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका मैच किया, पोटासियम का। किसका मैच किया, पोटासियम का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटासियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एकदम कचाकच ढूंढ के मारिए, आपको एकदम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराया जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। अगला है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है प्राणी समभोजी पोषण। क्या होता है, प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है, जिसमें एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव को मार के खा जाता है, तो वो होता है प्राणी समभोजी पोषण। तो अमीबा क्या करता है, दूसरे जीव को खाता है ना, तो ये भी क्या है, प्राणी समभोजी पोषण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट विखंडन कहाँ पे होता है। तो देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट विखंडन, तो ये जो पायरुवेट का विखंडन होता है ना, श्वसन प्रक्रिया में बोला है, ग्लूकोज से पायरुवेट विखंडन कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो बताइए मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना पिता डीएनए और ना माता के डीएनए से। तो क्या कह रहा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, वो होता है पिता और माता दोनों के डीएनए से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र होते हैं उसमें कह रहा है कि शक्ति संयंत्रण में किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है। तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होता है आपका नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, जो शक्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में जो ऊर्जा का जो मुक्त होता है वो होता है आपका नाभिकीय विखंडन। कैसे, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हरे पौधे की पत्तियां, क्या कह रहा है कि हरे पौधे की पत्तियां
प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? कितना परसेंट वो खर्च कर देती है किसमें? खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो को ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा है 100%, चौथा है 0.1%। तो कितना परसेंट खर्च? 1% खर्च करती है। कितना परसेंट खर्च करती है? 1%। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक है? सबसे अधिक लाभदायक है पर्यावरण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करना? पहला है कि थर्माकोल के डिस्पोजल कप, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, मिट्टी के डिस्पोजल कप, कागज के डिस्पोजल कप। तो सबसे अधिक जो लाभदायक होगा पदार्थ का प्रयोग करना वो होगा आपका मिट्टी के डिस्पोजल कप। किसका? मिट्टी के डिस्पोजल कप, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी के डिस्पोजल कप करना सबसे अधिक उपयोगी क्यों होगा, लाभदायक क्यों होगा? तो क्या होता है, मिट्टी वाला चीज क्या होता है, उसको फेंक देंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन ऊपर जो थर्माकोल डिस्पोजल दिया, प्लास्टिक डिस्पोजल दिया, कागज डिस्पोजल दिया, ये सब वैसा होने वाला है कि नहीं? सबसे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचेगा, लेकिन मिट्टी के डिस्पोजल कप से आपका नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये हमने पूरा 30 क्वेश्चन किया, जो ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको मैं 5-5 मॉडल सेट करवाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अभी तक हमने सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 अपलोड किया है, और अभी साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का एक मॉडल सेट कर दिया, और अभी साइंस का एक मॉडल सेट हमने किया। इसी तरह टोटल 55 मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द ही। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहे उसको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उसने सपोर्ट किया। तो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपको मैं ऐसे क्वेश्चन तो कराता ही रहूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाना है। यदि किसी भी फ्रेंड्स को, आपको है ना, कोई भी फ्रेंड्स हैं जिसको आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और यदि ये जो क्वेश्चन हमने कराया है, इस क्वेश्चन का यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ, तो नीचे इसका लिंक दिया गया है पीडीएफ का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन, नोट्स, सारा कुछ A to Z मिल जाएगा। तो उसको आपको ज्वाइन करने नहीं छोड़ना, उसको ज्वाइन कर ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसमें सारा मटेरियल डाला हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर मैं मॉडल सेट लेके आऊँगा, और अगला उम्मीद है कि सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखने ना भूलना है, वीडियो कल 6 बजे आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।